अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ अहम खबरें और अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर है जनाब। सबसे पहले तो आज आपको बताएंगे कि साइफर केस में इमरान खान साहब और शाह महमूद कुरैशी के हक में फैसला तो आ गया, इसके बाद रिएक्शन क्या आया और हुकूमत का आगे प्लान क्या नज़र आ रहा है और किस तरह से इस सारे मामले को इंटरनेशनल कवरेज मिली, इसके ऊपर बात करेंगे। इसके साथ साथ एक बहुत अहम मामला अहमद फरहाद की आज पेशी थी, उसमें क्या मनाजिर देखने को मिले ये भी आपके साथ डिस्कस करेंगे। सनम जावेद को आज रिहाई मिलनी थी, आज भी रिहाई मुमकिन ना हो सकी। किस तरह से इस खातून के साथ अब जुल्म किया जा रहा है, इसके ऊपर बात करेंगे। अब आगे जो सिलसिला नज़र आ रहा है, ख़ास तौर पर जो मखसूस नशिस्तों का केस है, इसमें क्या आगे के ऑप्शंस हैं, इसके ऊपर बात करेंगे। और फिर इसके साथ साथ ये भी बात करेंगे कि किस तरीके से लीगी एमएनएज इलेक्शन ट्रिब्यूनल से भाग गए हैं और क्यों भाग गए हैं, नई चाल क्या चली है, इसके ऊपर भी बात करेंगे। तो काफ़ी कुछ है जी आज के व्लॉग में। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। तो सबसे पहले साइफर केस के आफ्टर इफेक्ट्स के ऊपर बात हो जाए। वो धमाका जो कि 28 मई को होना था लेकिन उसको रोक दिया गया और आज वो धमाका बिलाखिर होके रहा और साइफर केस में इमरान खान साहब और शाह महमूद कुरैशी साहब को बाइज्जत बरी कर दिया गया। इस तरह से जो हुकूमत का सबसे संगीन केस इमरान खान के खिलाफ था वो बिल्कुल ज़मी बोस हो गया, रद्दी की टोकरी में चला गया। आज जैसा कि एक्सपेक्टेड था कि ये लोग इस सारे मामले के ऊपर यकीनी तौर पर जजेस के ऊपर हमलावर हो जाएंगे और पूरी तरह कोशिश की जाएगी ये बताने की कि जनाब असल में ये बिल्कुल भी मेरिट पर फैसला नहीं है और कोई ख़ास रियायत बरती गई है। तो आज हमने देखा कि जो बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हुई पीएमएलएन के लोगों की तरफ से और फिर जो मुख्तलिफ सहाफ़ी जो ख़ास तौर पर इमरान खान साहब से खासा बुग़्ज़ रखते हैं उनकी तरफ से भी, तो यही उनके पास एक ऑप्शन था कि जजेस को बुरा भला कहा जाए। और हद तो ये है कि कुछ लोग ये तक कह रहे थे कि चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक भी इमरानदार जज है। मतलब इससे आगे कोई लतीफ़ा बड़ा नहीं हो सकता कि आमिर फ़ारूक साहब जिन्होंने कभी इमरान खान साहब के मामलात में कभी इतनी सी भी रियायत नहीं बरती और हमेशा उन्होंने इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ फ़ैसले दिए, जितना लीगली उन्हें नुकसान पहुंच सकता था उन्होंने पहुंचाया। लेकिन हम फिर भी हैरान हैं कि आज इस केस में एक फ़ैसला उनके हक़ में आने पर भी उनको भी माफ़ी नहीं मिली और उनको भी ईमानदार जज डिक्लेयर कर दिया गया है। तो ये बड़ा फ़नी था देखना। लेकिन असल में उनके क्या रोने धोने थे, यही कि जी मुल्क की सलामती को ख़ातिर में नहीं लाया गया, ओहो हो। और इसके साथ साथ जनाब बिल्कुल हमेशा लाडले ही रहे हैं इमरान खान साहब सिस्टम के, इस वजह से उन्हें बरियत मिली है। और फिर कुछ लोग गुस्सा निकाल रहे थे प्रोसिक्यूटर के ऊपर कि जी उन्होंने केस ही सही तौर पर नहीं लड़ा इसलिए बरियत हो गई है। तो ये आज सारा उनका एक गुस्सा और इंतकाम था जो कि हमें नज़र आ रहा था मुख्तलिफ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में और उनके रद्दमल में, जो कि एक्सपेक्टेड है, ज़ाहिर है, और सियासी मुखालफीन ने क्या करना होता है। लेकिन सवाल ये है कि बेचारे प्रोसिक्यूटर भी क्या करते, किस तरह से केस को साबित करते, उसके लिए कुछ उनके पास होता साबित करने के लिए तो शायद उनके ऊपर भी कोई जिम्मेदारी आयद की जाती। मसलन अब अगर पहला चार्ज उनके ऊपर ये था कि जनाब साइफर गुम हो गया, तो इसको भी किसी तरह वो ये जिम्मेदारी साबित नहीं कर सके कि वो इमरान खान पर बनती थी कि उन्होंने इस साइफर को संभाल के रखना था। और कॉपीज़ तो और भी बहुत सारे लोगों के पास गई थी, उनसे क्यों नहीं किसी ने तलब किया कि भाई साइफर वापस आया या नहीं आया। फिर इसी तरह ये चार्ज कि जनाब जो साइफर के कंटेंट थे उसको सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया गया, तो ये साबित करने के लिए ज़रूरी था कि साइफर सामने आता, फिर पता चलता कि इमरान खान ने मतन को कितना बढ़ा चढ़ा कर इस्तेमाल किया है। तो साइफर ही आपने कोर्ट के सामने पेश नहीं किया तो आप कैसे साबित करते कि इमरान खान ने उसका सियासी फ़ायदा उठाया। फिर उसके बाद आपने ये कहा कि जी इमरान खान ने कौमी सलामती को ख़तरे में डाल दिया और अमेरिका जैसे मुल्क के साथ आपके ताल्लुकात ख़राब हो गए। तो ये भी आप साबित नहीं कर सके कि ताल्लुकात ख़राब कैसे हो गए। क्या उन्होंने कोई तिजारत बंद कर दी या उन्होंने आपके साथ कोई सिफारती ताल्लुकात ख़त्म कर दिए या खुदा न खास्ता कोई जंग मुसल्लत कर दी, किस बात से आपको लगा कि आपके ताल्लुकात ख़राब हो गए। तो इनमें से कोई भी आप इल्ज़ाम जो है वो साबित ही नहीं कर सके और हवाई आपने सिर्फ सारे ख़याली किस्म के इल्ज़ामात बनाए हुए थे जिनको प्रूफ करना वैसे ही प्रोसिक्यूटर के बस की बात नहीं थी। और सबसे बड़ी चीज़ कि इस पर थोड़ी बहुत अगर संजीदगी आती भी तो सिर्फ उस सूरत में आ सकती थी कि अगर आप साइफर आगे पेश करते तो फिर बात हो सकती थी कि असल में साइफर था क्या और उसको इमरान खान ने कैसे यूज़ किया। लेकिन साइफर आपने सामने ही नहीं रखा, जिससे उल्टा इमरान खान का जो मौक़िफ़ था
साइफर के हवाले से वो विंडिकेट हुआ और लगा कि फिर इसका मतलब इमरान खान जो बात करते थे कि उसमें धमकी है और उसमें ये कहा गया है कि इमरान खान को हटाओगे तो ठीक है, नहीं हटाओगे तो आपको कॉन्सिक्वेंसेस भुगतना पड़ेंगे, इसका मतलब है उसमें वाकई यही बात थी। इसीलिए साइफर को सामने लाने में इन लोगों ने हिचकिचाहट का मुजाहरा किया और फिर जब साइफर ही सामने नहीं आया तो आप कुछ और भी उसके आगे आर्ग्यू ही नहीं कर सके। तो इस तरह टोटली ये जो केस था, ना सिर्फ ये कि तकनीकी तौर पर बिल्कुल ज़मीन बोस होना ही था, रद्दी की टोकरी में जाना ही था, क्योंकि जिस अंदाज से ये ट्रायल चलाया गया था उसमें भी ट्रायल के तकाजे, फेयर ट्रायल के तकाजे पूरे ही नहीं किए गए थे। कभी जज नहीं आ रहे, कभी 8-8 10-10 घंटे समातें हो रही हैं, कभी हक़ दिफाई नहीं दिया जा रहा, कभी जिरा नहीं करने दी जा रही, कभी उनको उनके लॉयर्स ही चेंज कर दिए गए। तो ना जाने किस किस तरीके से आप लोगों ने इस सारे केस में टेक्निकली भी गलतियां की और फिर उसके बाद आपके पास वैसे भी, चूँकि ये एक बोगस केस था, आपके पास कुछ बताने के लिए था ही नहीं इस केस में, तो ये होना ही था। लेकिन अब जाहिर है जब आप हार जाते हैं तो लकीर पीटते हैं, तो वो लकीर पीटी जा रही है और वो रोना धोना मातम जारी है। लेकिन ये रुकेंगे नहीं यहाँ पर, इसको ये सुप्रीम कोर्ट लेके जाएंगे और कोशिश करेंगे कि वहाँ से कुछ इन्हें सज़ा दिलवा सकें। लेकिन मेरा ख्याल है कि अगर थोड़ी अक्लमंदी करें तो अब इस बात को यहीं पर ख़त्म कर दें। उसकी वजह यह है कि जिस अंदाज से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ये केस चला है, अगर आप वाकई थोड़े से भी अक्लमंद हैं और ज़रा सी भी आपके अंदर क़ानूनी किस्म की कोई चीज़ मौजूद है, ऐसी सेंस कि आप जज कर सकें, तो आपको ये आइडिया हो जाना चाहिए कि आप इस केस को दुनिया में कहीं पर भी डिफेंड नहीं कर सकेंगे। तो लिहाजा अपनी मज़ीद सुबकी और मज़ीद रुसवाई से बेहतर ये है कि आप इस केस को अब छोड़ दें, यहीं पर जाने दें। लेकिन ये ऐसा करेंगे नहीं। मुझे लग रहा है कि ये सुप्रीम कोर्ट लेके जाएंगे कि शायद काजी साहब वहाँ पर कोई मैजिक करें, लेकिन इसमें मेरा ख्याल है बहुत वक्त लगेगा और अभी इतना वक्त पता नहीं काजी साहब के पास भी है या नहीं। एज चीफ जस्टिस मैं बात कर रही हूँ। तो बहरहाल ये जनाब साइफर केस पर आज दुनिया भर में हेडलाइंस बनी हैं और मुख्तलिफ लीडिंग चैनल्स ने इसको ब्रेकिंग न्यूज़ के तौर पर चलाया। हर इंटरनेशनल जरीदे पर, ऑनलाइन और वैसे भी टीवी स्क्रीन्स पर इमरान खान की बरियत की ये ख़बरें चलती रहीं और तमाम लोगों ने इसको भरपूर कवरेज दी। हर किसी ने इसके ऊपर ये बात कही कि ये एक केस जो है, इतना बड़ा केस, जो सबसे संगीन गद्दारी का केस, जिसमें मौत की सज़ा मांग रहे थे आप इमरान खान के लिए, वो किस कदर कमज़ोर केस साबित हुआ। तो मैं इस बात के ऊपर ये ज़रूर सोच रही थी कि कुछ दिन पहले आपको याद होगा कि मियाँ नवाज शरीफ साहब की मुख्तलिफ मुकदमात में बरियत हुई थी। वो कैसे हुई थी वो भी आपको पता है। कहीं पे नैब लॉज को आपने चेंज कर दिया, कहीं पर नैब ने खुद ही आके मुकदमे लड़ने से इनकार कर दिया कि नहीं जी हमें कोई एतराज़ नहीं है, हम मुकदमा करना ही नहीं चाहते, छोड़ दें आप नवाज शरीफ साहब को। तो नवाज शरीफ ने लड़के केसेस नहीं जीते। नवाज शरीफ ने कोई ये नहीं किया कि अपनी तमाम रसीदें दे दी हों और हक और सच के ऊपर, मेरिट के ऊपर उन्होंने ये केसेस जीते हों, बल्कि वो क्या हुआ कि नैब या FIA या जो भी इदारों ने केसेस बनाए वो खुद ही पीछे हो गए और अल्टीमेटली आपको रिलीफ मिल गए, या आपके कुछ केसेस इसलिए ख़त्म हो गए कि चूँकि आपने नैब लॉज में तरमीम कर दी तो वो फिर आपने उसको वैसे ही एग्जाम्पशंस दे दी। तो इस तरह आपके केसेस ख़त्म हुए और आपके केसेस ख़त्म होने की ख़बरें किसी के लिए कोई अहमियत नहीं रखती थी। इस वजह से हमने देखा कि इंटरनेशनली ये केसेस ख़त्म होने के ऊपर कोई कवरेज नहीं मिली, कोई किसी ने उसके ऊपर हेडलाइंस नहीं चलाई, कोई एक आध के अलावा, क्योंकि नवाज शरीफ साहब की इंटरनेशनली कोई रेलेवेंस अब रही नहीं है। इसी से ही आप अंदाज़ा लगा लें। और आज जब इमरान खान साहब के केसेस में बरियत हुई है तो आप सोचिए कि पूरे इंटरनेशनल मीडिया ने उसको खुसूसी कवरेज दी है। तो ये वो चीज़ है जिसके ऊपर हम बार बार बात करते हैं कि एक वो शख्स जो दुनिया में आपकी पहचान है, जो आपके लिए एक बहुत बड़ी सिफारतकारी कर सकता है, आपके मुल्क को कोई मकाम दिला सकता है, बजाय उसके कि उसके इस पर्सनैलिटी ऑरा से या जो भी आप उसके ताल्लुकात कह लें, उसके जो इंटरनेशनली उसका फेम है, उससे जो आप फ़ायदा उठा सकें, उल्टा आप उसको जब निशाना बना रहे हैं इंतकामी कार्रवाई का, तो उल्टा आप अपने आप को दुनिया के सामने रुस्वा कर रहे हैं कि यार ये इनका मुल्क है कि जहाँ पर आप अपने एक नेशनल हीरो के साथ क्या सलूक कर रहे होते हैं। तो ये एक अजीबो, और फिर अगर सच में कोई केसेस हो ना, तो फिर तो हम भी कहें कि भाई कोई कितना भी बड़ा शख्स क्यों ना हो, लेकिन अगर वाकई किसी ने कोई गलत काम किया, मुल्क को नुकसान पहुंचाया, उसको ज़रूर सज़ा दें। लेकिन बोगस केसेस में, इंतकामी कार्रवाइयों में गुस्से और अना की वजह से
आप किसी को दीवार से लगा रहे हैं, और वो भी उस सूरत में जबकि वो इस वक्त मुल्क का मकबूल तरीन लीडर है और लोगों के दिल उसके साथ धड़कते हैं, तो फिर क्यों उसके साथ दुनिया खड़ी ना हो? फिर दुनिया को तो ये हकीकत मालूम है, हकीकत आपको भी मालूम है, लेकिन आप आंखें बंद किए हुए हैं। लेकिन दुनिया ने आंखें बंद नहीं की हुई, वो देख रहे हैं, इसीलिए वो इन तमाम चीज़ों को इम्पोर्टेंस देते हैं। तो बहरहाल ये जी साइफर पर आज रद्दमल रहा। अब इमरान खान साहब सिर्फ एक केस में गिरफ्तार हैं, और वो केस ये है कि जी आपने निकाह क्यों किया है। जी हाँ, ये अपनी नौयत का एक अजीबो गरीब केस है कि दुनिया में शादी करने पर भी किसी को क्या जेल होती है। तो ये इमरान खान साहब को जेल हुई हुई है, उनकी बेगम को जेल हुई हुई है, क्योंकि जनाब इन्होंने इद्दत में मुकर्ररा मुद्दत बकौल इनके पूरी नहीं की और इस वजह से निकाह कर लिया। और ये बात उनके जो हस्बैंड हैं उनको 6 साल बाद याद आई, और उसके बाद वो पीटना शुरू हो गए। बहरहाल ये बकवास तरीन और घटिया तरीन किस्म का जो केस था, फैसला भी इस पे हो चुका था, लेकिन आपने देखा कि जिस तरह खावर मानिका ने पूरा ड्रामेटाइज करके सिचुएशन को एक नए सिरे से डाल दिया कि जी जज साहब भी मेरा ख्याल है कॉम्प्रोमाइज़ थे, या जो भी उनके साथ प्रॉब्लम था अल्लाह बेहतर जानता है। बहरहाल उन्होंने फैसला सुनाने के बजाय ये रिक्वेस्ट डाल दी कि जी जज किसी और केस जो है वो किसी और जज को ट्रांसफ़र कर दिया जाए। और अब ये जो केस है मोहम्मद अफजल बजोका साहब को ट्रांसफ़र कर दिया गया है, और ये जज साहब भी कुछ कमाल ही नज़र आ रहे हैं। 25 जून इन्होंने पहली समाअत की तारीख दी है, यानी ये केस जो ऑलरेडी हो चुका था वाइंड अप, जिसका समाअत हो चुकी हर चीज़। तो आप देखिए कि अगर किसी पे गलत केस बना हुआ है तो वो आपके सिर्फ इस पूरे हथकंडों की वजह से मज़ीद वो शख्स या कोई भी खातून है उसको जेल में रहना पड़ेगा। तो ये अगेन सिस्टम की वो विक्टिमाइजेशन की एक लेवल किस्म की एग्जांपल है, जो आप देखिए आपको दुनिया में कहीं नहीं मिलेगी। तो जज ना सिर्फ ये कि उन्होंने इतना लंबी तारीख दी, बल्कि ये भी गलत है कि नए सिरे से ये केस सुना जाए, इसकी जितनी मजम्मत की जाए वो कम है। ये अव्वल तो होना ये चाहिए कि जैसे ही पहले दिन ये पेशी लगे तो उन्हें यही बात की जाए कि जो ऑलरेडी केस हो चुका है उसी का फैसला किया जाए। और अगर ऐसा नहीं भी वो फैसला आता, वो नए सिरे से केस सुनना चाहते हैं, तो पहली सूरत में पहले ही दिन ये सज़ाएं ज़रूर मुअत्तल होनी चाहिए, क्योंकि इतनी ज़्यादा ये इंतकामी कार्रवाई है कि आपने एक केस पूरा कंक्लूड हो चुका है और उसको फिर नए सिरे से लगा दिया। इससे ज़्यादा इंतकामी कार्रवाई, इससे ज़्यादा गैर मुनसिफाना फ़ैसला हो ही नहीं सकता। लेकिन जब आप इतना बोगस, इतना घटिया केस बना सकते हैं कि जी आपने निकाह क्यों किया, तो फिर उसके बाद बाकी क्या बाकी रह जाता है। तो इस बात से भी आप छोड़िए, अब इस बात पे आ जाते हैं कि लीगी MNAs के साथ क्या हुआ है। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब, जो कि इलेक्शन ट्रिब्यूनल के यानी हेड कर रहे हैं और इस्लामाबाद के तीनों हलकों से ये सुन रहे हैं मुकदमात जो NA 46, 47, 48 के। यहाँ पर जैसे कि आपको मैं अपडेट करती रही हूँ कि सारे फॉर्म 45 आ गए, और फिर जो आपके PTI के जीते हुए उम्मीदवार थे, मुस्तफ़ा नवाज़ खोकर साहब हों या दीगर और जो जमातों के उम्मीदवार हैं, उनके फॉर्म 45 भी मैच कर गए। तो अब इनके पास कोई ऑप्शन नहीं रह गया था, इन्हें पता था हार सामने नज़र आ रही थी, बल्कि ROs जो पेश नहीं हो रहे थे उन्हें जुर्माने तक कर दिए थे जहांगीरी साहब ने। उसके बाद हुआ ये है कि जनाब अब ये तीनों MNAs ने मिलकर एक खिचड़ी पकाई है, और नई चाल ये चली है जो कि एक्सपेक्ट की जा रही थी। बहुत दिनों से ये खबरें गर्दिश कर रही थी इस्लामाबाद के हलकों में कि ये अब कोई नई चाल चलने वाले हैं, और चाल ये चली गई है कि तीनों ने मिलकर, जितने भी ये तीनों उम्मीदवार थे लीगी, इन्होंने जाकर इलेक्शन कमीशन में ये दरख्वास्त दे दी है कि जनाब ये जो जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब हैं, इनके ऊपर हमें एतमाद ही नहीं है, ये मुतासिब और जानिबदार जज हैं, लिहाजा हमने इनसे फैसले ही नहीं करवाने। तो एन जब उन्हें नज़र आ रहा है कि अब यकीनी है कि उनसे ये नशस्तें छीन ली जाएंगी, तो ये उस सूरत में जाकर जज पर अदम एतमाद करें। और ये मिली भगत इस तरह की है, इतनी बोगस तरीके से मिली भगत करते हैं कि एक ही दिन एक ही वक्त में जाकर तीनों ने एक साथ ही अदम एतमाद कर दिया, और एक जैसी पिटिशन है, और नुक्ते और कौमे और फुल स्टॉप तक का कोई फ़र्क नहीं है। और ये इतनी ख़ुद इटसेल्फ अपने आप में ये बात बता रही है कि ये सिर्फ़ और सिर्फ बदनीयती है, इसके अलावा कुछ नहीं है। लेकिन चूंकि इलेक्शन कमीशन को इस वक्त PMLN की पूरी सपोर्ट हासिल है, इलेक्शन कमीशन इस वक्त बिल्कुल PMLN की B टीम की तरह काम कर रहा है, तो मुझे ये लग रहा है कि ये उनकी जो दरख्वास्त है उसको एंटरटेन कर लेगा। सुबह इस दरख्वास्त पे फैसला होना है 10 बजे, और मुझे लग ये रहा है कि ये एंटरटेन करके कहेंगे कि ठीक है जी, हम आपके ये जो केसेस हैं ये किसी दूसरे जज को मुंतकिल कर रहे हैं। और अब यहाँ पर ये वो गेम खेलेंगे जो कुछ दिन पहले जिसकी बुनियाद रखी गई थी, यानी इलेक्शन एक्ट में तरमीम करके इन्होंने रिटायर्ड जजेस को इलेक्शन ट्रिब्यूनल में भर्ती करने का जो फैसला किया था, अब वो यहाँ पे अप्लाई किया जाएगा
जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी की जगह किसी रिटायर्ड जज को लाने की कोशिश की जाएगी ताकि इस्लामाबाद की इन तीनों नशिस्तों के ऊपर फैसले ना हो सकें। तो ये अब बज़ाहिर गेम प्लान नज़र आ रहा है। अब इस तरह से ही एग्जीक्यूट होता है या थोड़ी बहुत अमेंडमेंट के साथ, लेकिन मुझे लग यही रहा है कि ये इसी तरह से एग्जीक्यूट करेंगे, क्योंकि अगर ये इस्लामाबाद की 3 नशिस्तें साबित हो जाती हैं कि पीटीआई की थी और फॉर्म 45, 47 का घपला खुलकर सामने आ जाता है, तो फिर पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के इस मौक़िफ़ को तक़वियत मिल जाएगी कि इसी तरह इन्होंने पूरे मुल्क में धांधली की है और इनकी सीटें चुराई हैं। तो जब 3 सीटों पर इनकी बात विंडिकेट हो जाएगी तो फिर ऑटोमेटिकली पूरा निज़ाम, पूरा इलेक्शन ही जिसके ऊपर ऑलरेडी क्वेश्चन है, वो बिल्कुल लगेगा कि बात पीटीआई की ठीक थी। तो इसलिए पूरी कोशिश होगी इनकी कि इन 3 सीटों को बचाया जाए, और इसके लिए इन्होंने ये गेम प्लान जो मैंने आपको बताया अभी वो तैयार कर रखा है। तो अब देखते हैं 10 बजे इसके ऊपर हतमी फैसला आ जाएगा, लेकिन बज़ाहिर यही लग रहा है कि ये सीटें बचाने की आगे तक कोशिश की जाएगी। अब उसमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट कितना रेजिस्ट करती है ये देखना होगा। अब आपको मैं 1-2 और छोटी छोटी खबरें फ़ौरन से दे दूँ। आपको मैंने बताया था कि सनम जावेद की हर केस में ज़मानत हो चुकी थी, अभी तक वो किसी और मज़ीद केस में गिरफ्तार नहीं है, लेकिन 2 दिन गुजर जाने के बावजूद भी उनकी रिहाई अमल में नहीं आ सकी। 2 दिन से उनके शौहर रात 12 बजे तक, शाम 5 बजे से रात 12 बजे तक सरगोदा जेल के बाहर बैठे रहते हैं। तमाम कानूनी ज़ाब्ते पूरे करने के बावजूद भी उनको रिहा नहीं किया जा रहा, और कोई इसके बारे में आके अपडेट भी नहीं दी जा रही कि रुकावट कहाँ पर है। हर तरह के मचलके जमा हो चुके हैं, रोककार जारी हो चुकी हैं, इसके बावजूद भी उनकी रिहाई अमल में नहीं लाई जा रही। तो ये एक टोटल गुंडागर्दी है सिस्टम की जो हमें इस वक्त नज़र आ रही है। कोई उसकी वजह भी नहीं है, या तो ना कि किसी और केस में आपने गिरफ्तारी डाल दी है तो एक अलग बात है, ऐसा भी नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी रिहाई नहीं है। बस वो कहते हैं ना, जंगल का कानून जब होता है भाई नहीं छोड़ना तो नहीं छोड़ना, तो ऐसी वाली सूरत हाल है। बहरहाल अब इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में इनकी एक और केस में पेशी है, तो वहाँ पर जब इनको अगर लाया जाता है तो जाहिर है ये बात वहाँ पे होगी जज साहब के सामने कि जब एक बंदी हर लिहाज से ज़मानत हासिल कर चुकी है हर केस में, तो क्यों उसको रिहा नहीं किया जा रहा। 1 साल से ज़ायद हो चुका है, बच्चे हैं उनके, फैमिली है, और मुसलसल ये लोग अजियत बर्दाश्त कर रहे हैं जेल की इस शदीद गर्मी में, लेकिन इनको इनका जायज़ हक़ भी नहीं दिया जा रहा। तो ये सूरत हाल हमें नज़र आ रही है सनम जावेद केस की। और आखिर में मैं जिक्र करूँगी अहमद फ़रहाद का। अहमद फ़रहाद देखने में बड़े दुबले पतले से और बहुत ही नहीफ से जिस्म के मालिक, लेकिन अंदर से कोई फौलादी किस्म के इनके जज्बे और अज़्म और हौसला। मैं तो खासी मुतासिर हुई इनसे। आपको मालूम है कि जिस तरीके से इनको लापता किया गया और फिर जिस तरह से जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब के ज़बरदस्त एक्शन के नतीजे में इन्हें प्रोड्यूस तो कर दिया गया है, लेकिन स्टिल इनको बोगस किस्म के मुकदमात में रखा हुआ है। तो आज पेशी के मौके पर आज जो इनका एक पूरा मंजर था वो देखने से ताल्लुक़ रखता था। अहमद फ़रहाद कोई एक पॉलिटिकल लीडर नहीं है, ना वो कोई आप ऐसा समझें कि कोई ऐसा शख्स है कि जो शुरू से ही धक्के खाता फिर रहा है या कोई कचहरियों के चक्कर काट रहा है। ये आदमी एक सहाफ़ी भी है और इसके साथ शायर भी है, और कुछ अर्सा पहले ही ज़्यादा उनको लाइमलाइट मिली है। और आप अंदाज़ा लगाएं कि फिर भी जेल में आप कोई शख्स जो आम तौर पर जेल वेल नहीं काटता, नहीं जाता कभी जेल, उसको उस 1-2 दिन जेल में रहना पड़े तो उसके होश ठिकाने आ जाते हैं। लेकिन ये अहमद फ़रहाद को आज मैंने देखा कि जब इनको कचहरी लाया जा रहा था, हथकड़ियाँ इनको लगी हुई थी। ये अपने आप सिस्टम पर एक सवालिया निशान है कि एक पढ़े लिखे बंदे और सेंसिटिव बंदे को आपने, जो कि आज़ाद कश्मीर से ताल्लुक़ रखता है, अगेन मैं ये बात बार बार कहती हूँ कि कश्मीर के साथ जब आप इस तरह का कोई मामला करते हैं तो इसको इंटरनेशनली भी फिर कवरेज हासिल होती है, इस बात को भी देखना चाहिए। तो ये जब आए हैं, इन्होंने हथकड़ियों को चूमा है और उसके बाद इन्होंने उसी वक्त एक शेर कहा है जो मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ। शेर भी बड़ा दिलचस्प इन्होंने कहा है, और क्या चाहिए ए अर्ज़े वतन तेरे लिए, और क्या चाहिए ए अर्ज़े वतन तेरे लिए, तौक भी चूम लिया दार भी देख आए हैं। तो ये बात है, शायर है, उनको तो वो पूरा माहौल मिल गया शायरी का, लेकिन असल में बात क्या है? बात ये है कि आपने सीधे साधे मिडिल क्लास लोगों को भी कैसे इनकलाबी बना दिया है, ये देखने की बात है। आपने इस मुल्क के साथ क्या किया है कि इस मुल्क के अंदर से आपने जब कानून ख़त्म किया है, इस मुल्क के अंदर से जब आपने आज़ादी ख़त्म की है, लोगों के बुनियादी हुकूक ख़त्म किए हैं,
तो हर शख्स इनकलाबी हो गया। जो कोई पॉलिटिकल लीडर था, जो नहीं था, वो भी इनकलाबी हो गया। आज भी 9 मई के मुकदमात में कितने ही स्टूडेंट्स हैं जो कि मिलिट्री कोर्ट्स के ट्रायल में हैं, कितने ही स्टूडेंट्स हैं जो कोट लखपत जेल में हैं, कितने ही स्टूडेंट्स हैं जो मुख्तलिफ़ जेलों में मौजूद हैं, जो कि कोई रेगुलर ऐसे नहीं है कि कोई इनकलाबी हैं, वर्कर्स हैं, कारकुनान हैं किसी पार्टियों के, लेकिन ये वो बेसिकली आपके मुल्क की घुटन है जिसने इनको भी इनकलाबी बनने पे मजबूर कर दिया है। तो बहरहाल आज सब ने अहमद फरहाद ने सबको बहुत मुतासिर किया यकीनी तौर पर, और वी होप कि उनको जल्द आज़ादी मिले इस नाहक कैद से। लेकिन बहरहाल मेरा ख्याल है जुल्म का ये सिलसिला यहीं पे ख़त्म होना चाहिए। मिलते हैं आपसे अगले वीलॉग में, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।